हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएस मस्ती 72 में स्वागत। और दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरा नाम डीके सर है और मैं जो हूँ आप लोगों को पर डे साइंस का सीरीज लेकर के आया हूँ। और साइंस में हम लाइट स्टार्ट कर रखे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में हम लाइट स्टार्ट कर रखे हैं। और लाइट में आपको पता ही है कि 2 क्लास हम करवा दिए हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग वो दोनों क्लास को बखूबी से बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप अगर शुरुआती का क्लास नहीं करेंगे तो आने वाले क्लास समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले पहला क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रकाश यानी लाइट। और लाइट में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट के परावर्तन यानी प्रकाश के परिवर्तन पढ़ रहे थे। और उसी में हम पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके थे समतल दर्पण। कहाँ पहुंचे थे? समतल दर्पण पहुंचे थे, यानी प्लेन मिरर तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम बात करेंगे कि प्लेन मिरर तो हम जरूर पढ़ लिए थे, लेकिन अब क्या होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन मिरर को रिवीजन करवाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आप अगर मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो प्लेन मिरर में कई ऐसे फैक्ट थे जो आपको बताने का प्रयास किया गया था और मैं आपको समझाने का पूरा कोशिश किया था। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए फिलहाल हम रिवीजन करवा देते हैं। आपको बताया गया था कि प्लेन मिरर, मान लीजिए कि यह एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में आपको 5 बातें बताई गई थी जो हम लोग देखते हैं क्या क्या बताया गया था। तो बोला गया था कि प्लेन मिरर में किरणें जो होते हैं समांतर आती है और समांतर चली जाती है, और ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग बोले थे रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। और आपको ये भी बताया गया था कि परावर्तन या तो नियमित हो या अनियमित हो, प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करेगा। नियम पहला था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। और नियम नंबर दूसरा ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये चीजें हम लोग देख लिए थे। हम यहाँ पे प्लेन मिरर में 5 बात बताए थे, 5 पॉइंट आपको लिखाया गया था और बताया गया था कि प्लेन मिरर पे अगर कोई रेखा पैरेलल आते हैं तो ये कभी भी कटते नहीं है, पैरेलल ही जाते हैं। लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि जो रेखा नहीं कट रहा है वो कहीं अनंत पर जाकर के, कहीं दूर जाकर के कट रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा। इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया था। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि प्लेन मिरर कभी नहीं कटता, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि जो कभी नहीं कटता है वो ऐसा मान लीजिए कि अनंत पर कटता होगा। तो हम लोग माने थे कि प्लेन मिरर में जो समांतर रेखाएं होती है वो जाकर के अनंत पर कटती है, और जब अनंत पर कटेगा तो उसका जो है फोकस बिंदु जो था वो आपको बताया गया था अनंत। फोकस बिंदु अनंत बताया गया था। उसके बाद फोकस दूरी भी अनंत बताया गया था, जबकि फोकस बिंदु ही अनंत पर है तो फोकस दूरी तो जाहिर सी है कि अनंत होगा। उसके बाद तीसरी बात आपको बताया गया था वक्रता त्रिज्या। फोकस का दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या, तो जब अनंत का दुगुना करेंगे तो दो अनंत लिखे, बहुत गलत हो जाएगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है? ये भी होता है अनंत होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर का जो पावर होता है, जो शक्ति होता है, बिल्कुल भैया शून्य होता है। मैग्नीफाई करने का क्षमता नहीं होता है। प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़ा होंगे तो जितना आपका हाइट होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका जो शक्ति होता है, इसका जो पावर होता है वो शून्य होता है। और 5वां पॉइंट आपको यह बताया गया था कि प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो होता है यानी आवर्धन जो होता है, यह प्लस होता है और 1 होता है।
प्लस का मतलब ये था कि प्लेन मिरर में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे के सारे प्रतिबिंब सीधा बनेंगे, और 1 का मतलब ये था कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये चीज को बहुत अच्छे से किए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़े थे, यहाँ तक तो पढ़ ही लिए थे। इसके बाद हम लोग और आगे देखे थे और देखे थे कि अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, क्या देखना है, पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख ले, तो वो अपना व्यक्ति कितने हाइट का मिरर लाएगा कि पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। आपको बताया गया था कि मान लीजिए सपोज दैट यह एक समतल दर्पण है, यह एक समतल दर्पण है, और यहाँ पे बताए थे कि मान लीजिए कि छोटू नाम का एक लड़का जो है समतल दर्पण के सामने खड़ा है, और इसका हाइट जो है सपोज दैट एच हाइट है। तो आपको 3-4 बातें बताई गई थी। वो क्या बताई गई थी कि छोटू का जितना हाइट होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। जितना इसका हाइट होगा प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं कि छोटू का हाइट h है तो प्रतिबिंब h/2 बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जितना बड़ा वस्तु उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका भी हाइट कितना होगा, h होगा। दूसरी बात आपको बताया गया था कि दर्पण से जितना दूरी पर कोई वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पीछे बनेगा। सपोज डैट कि अगर दर्पण से छोटू x मीटर आगे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब भी x मीटर पीछे बनेगा। और आपको बताया गया था कि अगर सवाल ये पूछ ले, ये तो है आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका है इमेज। अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है दर्पण से x मीटर आगे खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितना होगा। तो अभी अभी आपको बताया गया कि वस्तु दर्पण से जितना आगे खड़ा रहेगा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। तो अगर x मीटर आगे खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब x मीटर पीछे बनेगा, और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी हो जाएगा यहाँ पे x + x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। आप समझ रहे होंगे। फिर आपको बताया गया था कि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख ले, तो व्यक्ति का अगर हाइट h है तो कितना हाइट का दर्पण लाएगा कि अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। तो इसमें आपको बताया गया था कि अगर व्यक्ति का हाइट h है तो h/2 हाइट के दर्पण में व्यक्ति जो है अपना पूरा का पूरा प्रतिबिंब देख लेगा। इसको आपको प्रूव करके दिखाए थे कि ये व्यक्ति चाहेगा कि हम अपना पैर भी देख ले और व्यक्ति चाहेगा कि अपना हम सर भी देख ले, तो आपको प्रूव करके बताया गया था कि इतना जो मिरर है यही इस व्यक्ति के काम के लायक है। और इस मिरर का हाइट कितना होता है, तो अगर ये व्यक्ति h है तो h/2 हाइट का अगर मिरर रहेगा, प्लेन मिरर रहेगा तो काम चल जाएगा। और इसको हमने प्रूव करके बताया था कि ये थेल्स थ्योरम 10th का थ्योरम नंबर 5 था, थेल्स थ्योरम। और इसमें ये प्रूव किया गया था कि सपोज दैट एक त्रिभुज है ABC और ABC का मिड पॉइंट अगर D है और इसका AC का मिड पॉइंट E है, अगर दोनों D और E को मिला देते हैं तो ये और ये समांतर होता है, और BC का आधा DE होता है। अगर ये 10 मीटर है तो ये कितना मीटर होगा, 5 मीटर होगा। जो पिछले क्लासों में हमने बहुत तसल्ली से धीरे धीरे बात को समझाया था। तो चलिए हम लोग प्लेन मिरर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लेन मिरर में आपको कल के जा करके अगर सवाल ये पूछ दे, और ये सवाल पूछे या ना पूछे, आप अपने घर पे जा करके ये कर सकते हो। क्या करना है, मान लीजिए आपके यहाँ गोदरेज है, आपके यहाँ प्लेन मिरर है, उसके सामने खड़ा होना है। और खड़ा होने के बाद आप प्लेन मिरर के तरफ v चाल से दौड़िएगा, v मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़िएगा। तो पता है कि आपका जो प्रतिबिंब भी होगा,
अगर आप दर्पण की तरफ v मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी आपका अपोजिट दौड़ेगा v मीटर पर सेकंड की चाल से। मैंने क्या कहा, अगर आप दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ेंगे, मान लीजिए आप दर्पण के सामने 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं, तो प्रतिबिंब भी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ेगा। आप अगर दर्पण के सामने एक डेग आगे बढ़िएगा, प्रतिबिंब भी एक डेग आगे बढ़ेगा। आप अगर एक डेग पीछे हटिएगा तो प्रतिबिंब भी एक डेग पीछे हटेगा। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण पूरा का पूरा क्षेत्र होता है, जो आप कीजिएगा वो करेगा, जो आप कीजिएगा वो करके दिखाएगा। तो अगर आप समतल दर्पण के सामने भी चाल से दौड़ रहे हैं तो प्रतिबिंब भी कितना के चाल से दौड़ेगा, भी चाल से। अब यहां पे हम बात करेंगे कि आप भी चाल से दौड़ रहे हैं, प्रतिबिंब भी चाल से दौड़ रहा है, लेकिन आपको कैसा प्रतीत होगा, कितना चाल से प्रतिबिंब दौड़ता हुआ प्रतीत होगा। रियली में तो ये भी चाल से दौड़ रहा है, लेकिन सापेक्ष चाल कितना महसूस होगा। तो आपने रेल से संबंधित मैथ पढ़े होंगे, उसमें आपको बताया गया था सापेक्ष चाल। हम यहां पे थोड़ा सा बात करेंगे कि सपोज डैट एक व्यक्ति का जो चाल है x मीटर पर सेकंड है और एक दूसरे व्यक्ति का चाल जो है अगर y मीटर पर सेकंड है। अगर दोनों व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका सापेक्ष चाल x माइनस वाई मीटर पर सेकंड आपको बताया गया होगा। लेकिन अगर यही व्यक्ति विपरीत डायरेक्शन में चलना चालू कर दे, विपरीत डायरेक्शन में अगर ये व्यक्ति चलना चालू कर देगा तो इसका जो सापेक्ष चाल होगा वो होगा x प्लस वाई। इट मीन्स कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होगा तो चाल जुट जाता है और डायरेक्शन अगर सेम होगा तो चाल घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो इस व्यक्ति का डायरेक्शन यानी वस्तु का डायरेक्शन इधर है और प्रतिबिंब का डायरेक्शन इस ओर है, तो क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो ये दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, v प्लस भी वो भी होगा। यही रेलवे सवाल पूछ लिया था। तो ये तो चल रहा है भी चाल से और ये भी चल रहा है भी चाल से, लेकिन आपको महसूस कितना होगा कि प्रतिबिंब कितना चाल से चल रहा है, वो भी चाल से आपको महसूस होगा। ये क्यों होगा आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और उम्मीद है कि आप बखूबी समझ रहे होंगे। बहुत तसल्ली से अगर वीडियो देखिएगा तो इस तरह का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। ये क्लास कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में आए और जी सर वाह सर कह करके पढ़ा दिए, वाह सर बहुत अच्छा, एग्जाम में गए तो कुछ नहीं सर, तो ऐसा क्लास नहीं है। आप अगर बहुत अच्छे से ये सब कंसेप्ट समझिएगा तो एग्जाम में डेफिनेटली आपको फायदा होने वाला है और यहाँ से आपको सवाल आता हुआ प्रतीत होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और अब हम लोग बात करेंगे कि जो समतल दर्पण है इसका नेचर क्या होता है। समतल दर्पण का नेचर क्या होता है, समतल दर्पण का प्रकृति क्या होता है। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि समतल दर्पण के क्या है प्रकृति, क्या है नेचर। तो हम लोग बात करेंगे कि प्लेन मिरर का नेचर। प्लेन मिरर का नेचर यानी प्रकृति, किस प्रकृति का प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो है प्लेन मिरर, सबसे पहला जो बात ध्यान में रखना है वो ध्यान में ये रखना है कि प्लेन मिरर जो है सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब का मतलब कि आपका मुंडी अगर ऊपर है तो प्लेन मिरर में मुंडी रहेगा ऊपर। उल्टा प्रतिबिंब का मतलब होता है कि मुंडी आपका ऊपर है लेकिन प्रतिबिंब बनेगा जिसमें मुंडी रहेगा नीचे। तो आप अपने गोदरेज के पास जाइएगा, अपने ड्राइंग रूम में जाइएगा, डाइनिंग रूम में, तो आप खड़ा होइएगा तो आपका मुंडी अगर ऊपर होगा तो प्रतिबिंब में भी मुंडी ऊपर होगा। इट मीन्स कि समतल दर्पण का जो नेचर होता है सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला होता है।
और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब जो होता है हमेशा और हमेशा आभासी होता है। क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, यानी यह रियल नहीं होता है, यह जो होता है काल्पनिक होता है। तो समतल दर्पण का पहला प्रकृति हमने देखा कि सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा इसका क्या होता है प्रकृति के लिटरल अपोजिट। समतल दर्पण लिटरल अपोजिट इमेज बनाता है, यानी पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, यानी लिटरल अपोजिट। लिटरल अपोजिट का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप प्लेन मिरर के सामने जाइएगा तो आप राइट हैंड उठाइएगा तो आपको लगेगा वो लेफ्ट उठा रहा है, आप लेफ्ट उठाइएगा तो वो राइट उठाएगा। कहने का मतलब है लिटरल अपोजिट है, पार्श्व रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आप बोलिएगा कि एक लपड़ मारेंगे तो भी लेफ्ट हैंड से बोलेगा एक लपड़ मारेंगे, आप करके देखिएगा। तो यही प्लेन मिरर का दो प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, इसका प्रकृति ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जो है सीधा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी सीधा बनाएगा। सीधा प्रतिबिंब हमेशा हमेशा आभासी होता है, वर्चुअल होता है, काल्पनिक होता है, और पार्श्व रूप से उल्टा होता है, लिटरल अपोजिट। लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। ये प्लेन मिरर से आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब रेलवे का प्लेन मिरर से बहुत पसंदीदा टॉपिक रहा है और वो रहा है नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। क्या आप हेडिंग देंगे? आप हेडिंग दे सकते हैं नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में प्रतिबिंब की संख्या। दोस्तों आपसे सवाल पूछेगा कि दो प्लेन मिरर है और उसके बीच में एक वस्तु रख दिए हैं, तो बताइए कि उस वस्तु का ये दोनों प्लेन मिरर में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसा आपसे सवाल आएगा, और जब इस तरह का सवाल आएगा और आप अगर फॉर्मूला को नहीं देखेंगे तो आपको नहीं बन पाएगा। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि सपोज दैट यह एक प्लेन मिरर है और सपोज दैट यह भी एक प्लेन मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर के बीच मान लीजिए कि कोई थीटा तो बनेगा, कोई डिग्री तो बनेगा। मान लो 90 डिग्री हो, थीटा डिग्री हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और सपोज दैट कि यहाँ पे हम छोटू को बैठा दिए। अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पर टिका हुआ है और एक व्यक्ति को बैठा दिए हैं, तो बताइए कि इस व्यक्ति का इमेज जो है कितने बनेंगे। तो एक इमेज यहां बनेगा, एक इमेज यहां बनेगा, और एक इमेज यहां बनता हुआ प्रतीत होगा, यहां पे इमेज नहीं बनेगा। आप जानते हैं कि एक सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? एक सर्किल में 360 डिग्री होता है। तो एक सर्किल में 360 डिग्री होते हैं और कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट पर तो ये खुद बैठा हुआ है, तो 3 जगह इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम इसको फॉर्मूला में हम कैसे याद रखें? तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है n बराबर 360। सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360 बटा थीटा। थीटा कहने का मतलब कि दो दर्पण के बीच में कितने डिग्री का कोण है? -1। n बराबर क्या फॉर्मूला बताया गया?
360 बटा थीटा -1। -1 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस स्थान पे खड़ा है उस स्थान पे कोई फिगर नहीं बनेगा, तो एक जगह पे खड़ा था, इसीलिए हम एक को माइनस किए। तो अगर हम पूरा इसको रफ कर दे और फिर से बढ़िया से लिख दे तो क्या लिखिएगा कि नंबर ऑफ इमेज का क्या फॉर्मूला होता है? तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया गया, n बराबर 360 बटा थीटा -1। थीटा क्या है? थीटा जो है एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो समतल दर्पण के बीच के जो एंगल है उसी को बोल रहे हैं थीटा। तो अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 360 बटा थीटा -1। लेकिन दोस्तों यहां पर रेलवे थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ा चुका है और रेलवे एक ऐसा सवाल पूछने लग गया है कि उन्होंने सिमेट्रिक और असिमेट्रिक फिगर देने लगा है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस फिगर के लिए है? ये जो फॉर्मूला है ये सिमेट्रिक फिगर के लिए है। सिमेट्रिक फिगर यानी समरूपता चित्र के लिए यह फॉर्मूला है 360 बटा थीटा -1। अब आपके मन में होगा कि सर सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? सिमेट्रिक फिगर वो होते हैं, आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि यह एक मिरर है और एक ये मिरर है। मान लीजिए कि M1 है ये और ये है M2। अब इस मिरर और इस मिरर के बीच में अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रख दे, इस ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस इससे है उतना ही डिस्टेंस इस मिरर से है, ये जो फिगर होगा सिमेट्रिक होगा, समरूपता वाला चित्र होगा। लेकिन अगर यही आपका दर्पण था, एक जो दर्पण था वो दर्पण M1 था और एक दर्पण M2 था, और अभी ऑब्जेक्ट यहां ना रख करके अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रख दे तो ये फिगर जो होगा असिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि इस दर्पण से इसका डिस्टेंस कम है जबकि इस दर्पण से इसका डिस्टेंस ज्यादा है। इट मीन्स कि ये जो फिगर होगा ये होगा असिमेट्रिक। क्या होगा? असिमेट्रिक फिगर होगा, यानी असमरूपता होगा, असमरूपता चित्र होगा। तो अगर रेलवे स्पेशली लिख दे, इस तरह का सवाल देकर के लिख दे कि फिगर जो है असमरूपता है, तो उसका डेफिनेशन, उसका जो फॉर्मूला होगा दूसरा होगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिख रहा है समरूपता या समरूपता, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। हम लोग बारी बारी इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे और आपको बताए ही थे कि फिजिक्स में बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं, और न्यूमेरिकल ऐसा करवाएंगे कि आप एग्जाम में न्यूमेरिकल खोजोगे कि भाई साहब न्यूमेरिकल कहाँ पे है, मुझे वो नंबर फोकट में देने वाला है। इसीलिए आप एग्जाम में न्यूमेरिकल खोजोगे और विद इन 5 से 10 सेकंड में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को आप हवा निकाल दोगे। तो चलिए अभी हम फिगर समरूपता की बात करेंगे, सिमेट्रिक फिगर की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक फिगर में आपको जो फॉर्मूला बताया गया n बराबर 360 बटा थीटा -1। अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि सपोज डेट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो बताइए
कि नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा। अगर सिमेट्रिक कुछ नहीं बोला है तो सिमेट्रिक समझिएगा, अगर कुछ बोल देगा तो असिमेट्रिक समझिएगा। तो यहां पर सवाल है कि दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है और नंबर ऑफ इमेज निकालना है। तो आपको बताया गया कि n बराबर फॉर्मूला होता है 360 बटा थीटा -1। तो 360 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और थीटा, थीटा के बारे में बताया गया था कि एंगल बिटवीन टू मिरर, दो दर्पणों के बीच में जो कोण बनता है उसी को थीटा बोलते हैं। तो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री, और माइनस को 1 करेंगे तो 9 चौके 36, 4 में से 1 गया तो 3 आपका इमेज आया। और यही आपको जब हम फार्मूला जनरेट कर रहे थे तब बता रहे थे कि यहाँ पे छोटू बैठा हुआ है तो एक यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कितना प्रतिबिंब बनता हुआ महसूस हो रहा है आपको, 3। तो ये तो एक सवाल हो गया। अब आपको बनाना है, हम अब आपको देंगे, और जो है अब हम क्वेश्चन देते हैं कि सपोज डेट दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो। कितना हो, दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज बताइए। क्वेश्चन क्या है कि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दो दर्पणों के बीच का कोण अगर 30 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि दो दर्पणों के बीच का कोण अगर 15 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज बताइए। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि दो दर्पणों के बीच का कोण 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज बताइए। क्या 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको दिया गया, अब बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप लोग बनाइए, तब तक के लिए मेरा जो है रात वाला जो दूध का जो शेड्यूल है वो आ गया है, मैं थोड़ा सा दूध को कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए, उम्मीद है कि आप ये सारे सवाल को कर लिए होंगे, और यहाँ पे हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नंबर ऑफ इमेज कह रहा था तो n बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं 360 बटा थीटा -1। तो 360 तो लिखेंगे, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री -1, 6 छक 36, 6 में से एक जगह तो आपका आंसर होगा 5। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 5 इमेज होगा। इस क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो n बराबर 360 बटा थीटा -1 होगा। तो 360 और थीटा का मान है 30 -1, तो 12 तिया 36 में से एक जाएगा, तो 12 में से एक जाएगा तो आंसर होगा 11। इस पे अगर हम बात करें तो n बराबर बताया गया 360 बटा थीटा, तो 360 को 15 से भागा देंगे -1, 15 दूना 30 और 15 चौके 60, 24 में से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 23, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे अगर बात करें तो n बराबर होता है 360 बटा थीटा -1, तो 360 और थीटा के जगह पे 0 दिया है -1, कितना आंसर आया बताइए, इसका आंसर कितना आया बता सकते हैं। तो दोस्तों
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ना जाने रेलवे के इतिहास में ये कितने बार आया है। ये कह रहा है कि दो दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री है। दो दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री कब होगा? जब दो दर्पण बिल्कुल और बिल्कुल पैरेलल होगा। दो पैरेलल रेखाओं के बीच में नहीं 0 डिग्री होता है। तब जब दो दर्पण के बीच 0 डिग्री का रहा है, इट मीन्स कि दोनों दर्पण बिल्कुल और बिल्कुल पैरेलल होगा। और ऐसे एग्जाम्पल आप हमेशा देखते रहते हैं। आप जाते हैं नाई के पास दाढ़ी बनाने, हजामत बनाने, तो आप देखते हैं कि आपका सामने एक मिरर लगा रहता है और आपका पीछे एक मिरर लगा रहता है और बीच में आप बैठे रहते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका इमेज जो है अनंत बनता है, कई इमेज बन जाता है आपका। आप कभी महसूस किए हैं? अगर ऐसा महसूस नहीं किए हैं तो आप जाइएगा, एक हफ्ता में तो जाते ही होंगे, तो आप जाइएगा तो देखिएगा कि एक दर्पण आपका सामने लगा हुआ, एक दर्पण पीछे लगा हुआ, तो आपका नंबर ऑफ इमेज बनेगा, बहुत ज्यादा नंबर बनेंगे, बहुत ज्यादा इमेज बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि 360 को अगर 0 से भागा देंगे, आप जानते हैं मैथ में पढ़े होंगे कि किसी भी नंबर को अगर 0 से भागा देंगे तो उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं, तो उसका नंबर, किसी भी नंबर को अगर 0 से भागा देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। तो वही तो है, 360 को अगर 0 से भागा दोगे तो अनंत में से घटाओगे तो क्या अनंत ही ना आएगा? और यही आपका आंसर था। दो दर्पण के बीच का कोण अगर 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? अनंत होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, हजामत बनाने जाते हैं, तो नाई का दुकान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा और आपको ये भी बताया गया कि अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो समझिएगा कि फिगर जो है ये सिमेट्रिक है, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर असिमेट्रिक रहेगा तो उसकी बात हम अभी नहीं छेड़े हैं, अभी 2 मिनट 5 मिनट के बाद हम वो बात छेड़ देंगे। अब किसी लड़का के मन में ये आया कि सर ठीक है, आप थीटा से भागा दे रहे, 1 घटा रहे हैं, 5 आ गया, 11 आ गया, 23 आ गया, कभी ऐसा भी तो नंबर आ सकता है जो पॉइंट में हो। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल पॉइंट में आ सकता है नंबर। तो जब पॉइंट में एन आएगा तब सर क्या करेंगे? सपोज आपको हम एक क्वेश्चन दिए, अब क्वेश्चन से ही बेहतर समझ लेंगे। सपोज डेट कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और उसका एन जो आ रहा है कटम कुटम करके, एन जो आ रहा है, मान लीजिए कि हम क्वेश्चन दिए एक और उसका एन कटम कुटम करके 7.7 आ रहा है। नंबर एन मतलब नंबर ऑफ इमेज 7.7 आ रहा है, तब किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 7.7 और ऑप्शन डी 6। यह 7.7 नहीं रहेगा, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी ए नो टी, नन ऑफ द एबव। आपको क्या बोला गया कि सपोज एन जो है पॉइंट में आ जाए, तब किस ऑप्शन के साथ जाओगे? क्या 7.7 8 होगा, 8 पे टिक लगाओगे आप, 7 पे टिक लगाओगे, कि नन ऑफ द एबव पे टिक लगाओगे? तो आपका जो सही जवाब होना चाहिए वो जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। अब ये कैसे सर? 7 से तो ज्यादा है तो हम 8 की तरफ जाना चाहिए था, आपको 8 की तरफ शिफ्ट होना चाहिए था। अब फिर 7.7 को 7 क्यों बता रहे हैं? तब बाबू ये इमेज है, ये कोई आपका नंबर नहीं है। 7 गो प्रतिबिंब तो बिल्कुल सही बन रहा है, मुंह का नक सब दिख रहा है, लेकिन जैसा ही 8वां प्रतिबिंब की हम बात कर रहे हैं उसमें 0.3 की कमी है।
हो सकता है कि उसका मुंडिये नहीं हो, पूरा धड़ हो मुंडी ना हो, तो क्या उसको आप एक इमेज कहोगे? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीट इमेज लेंगे, पॉइंट पॉइंट वाले को नहीं लेंगे, और यहीं से एग्जामिनर फंसा देता है। अब लगता है कि गुरुजी सब पढ़ाए थे और हम एग्जाम में गलत करके आ गए। तो बाबू अगर तसल्ली से रुक के नहीं पढ़ोगे तो ये होगा घटना। हम लोग ये सब चीजों को बहुत अच्छा से झेले हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसा समस्या आता है। फिलहाल एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सपोज डेट के क्वेश्चन दिया और नंबर ऑफ एन जो दिया 3.5 दिया, तो ये ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। अब आप अच्छे से जान रहे होंगे कि हमको कंप्लीट इमेज लेना है, तो कंप्लीट इमेज 3 है, 4 के साथ आप नहीं जाओगे, क्योंकि 4 के साथ हम जाएंगे तो 0.5 की कमी होगा, हो सकता है कुछ के एक धड़ ही खत्म हो, इमेज में नहीं आया हो, तो हम कंप्लीट इमेज कैसे कहेंगे? बात आ रही है समझ में? बात अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक टू एडवांस लेवल का जो है कोई चैनल आया है, जो हर एक चीज वहां पे फ्री पढ़ाया जाएगा और बहुत तसल्ली से और बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो ये तो हम लोग देख रहे थे सिमेट्रिक, लेकिन अगर प्लेन मिरर में असिमेट्रिक फिगर दे दे तब हम क्या करेंगे? हाँ गुरुजी, आपने बताया था कि फिगर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, एक होता है असिमेट्रिक। और एग्जाम में रेलवे वाले अब गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपना लेवल बढ़ाएंगे क्यों नहीं? उनके पास सीट है 5,000 और उनके पास स्टूडेंट पहुंचते हैं 20 लाख, करे क्या? लेवल तो बढ़ाएंगे, उनको अच्छे स्टूडेंट की जरूरत है। तो अगर समतल दर्पण में नंबर ऑफ इमेज पूछे और फिगर असिमेट्रिक रहा, असिमेट्रिक फिगर अगर असिमेट्रिक रहा, तब n बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 360/θ -1 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ n बराबर जो फॉर्मूला होगा 360/θ होगा। लेकिन यहीं पे नहीं खत्म होता कहानी, अगर इसका रिजल्ट ऑड आया तब तो ये सही है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट इवन आया तब -1 करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? नंबर ऑफ इमेज, समतल दर्पण में नंबर ऑफ इमेज निकालना है और फिगर अगर असिमेट्रिक है तो n बराबर फॉर्मूला लगाएंगे 360/θ। लेकिन अगर उसका रिजल्ट जो है ऑड आ गया, यानी विषम संख्या आ गया, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 15, तब तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ऑड ना आया, इवन नंबर आ गया, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तब इवन हमारा आंसर नहीं होगा, एक घटाना पड़ेगा, फिर ऑड उसको बनाना होगा। जैसे सपोज डेट क्वेश्चन हम देते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह यह कहता है कि दो दर्पणों के बीच का कोण मान लीजिए कि 90 डिग्री है। चलो पहला ही सवाल हम यही दिए थे, तो बताइए कि नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। लेकिन ध्यान रहे ये जो इमेज है यह है असिमेट्रिक। कैसा है? असमरूप है, तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? तो इसके निकालने के लिए अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया कि बाबू रे n बराबर जो होता है
360 बटा थीटा होता है। 360 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, और थीटा का मान 90 है। इसको काटेंगे 9 चौके 36, n बराबर 4। क्या हमारा यह 4 आंसर होगा? जी नहीं। अभी अभी आपको बताया गया अगर रिजल्ट इवन है तो उसको जबरदस्ती एक घटा करके ऑड करेंगे। अब हमारा आंसर जो है 3, ये ठीक है। फिर से समझिए, अगर दो दर्पण के बीच का कोण, अगर दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज ज्ञात करें यदि प्रतिबिंब जो है असिमेट्रिक दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि दो दर्पण के बीच का कोण 40 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए यदि प्रतिबिंब जो है असिमेट्रिक है, असमरूप है। असमरूपता की बात कर रहा है, तब नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या बताया गया? नंबर ऑफ इमेज बराबर बताया गया 360 बटा थीटा। 360 लिखेंगे और थीटा का मान 40, काटेंगे 9 चौके 36, n बराबर 9। ये हमारा सही आंसर होगा क्योंकि रिजल्ट जो है ऑड है। लेकिन यही अगर आ जाता 10, यही अगर आ जाता 8 तो इसको एक घटा करके 7 करते, अगर 10 आता तो एक घटा करके 9 करते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। एक लास्ट सवाल आप लिख सकते हैं, यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो नंबर ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। बनाइए, यहाँ पे दो दर्पण के बीच के कोण 60 डिग्री हो, नंबर ऑफ इमेज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे दोनों तरह का सवाल हम पूछ लेते हैं। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला तो आप समझ जाइए कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। और अगर सवाल में असिमेट्रिक कह दिया तो क्या होगा आपका आंसर? सिमेट्रिक है तब क्या आंसर होगा, असिमेट्रिक है तब क्या आंसर होगा? तो आपको बताया गया सिमेट्रिक रहेगा तो n बराबर बताना है 360 बटा थीटा माइनस 1। अब अगर सिमेट्रिक बोल रहा है तो n बराबर बताना है 360 बटा थीटा। ध्यान रहे इसका रिजल्ट हमेशा ऑड होगा। इसका रिजल्ट ऑड इवन कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 360 और थीटा का मान 60 माइनस 1, 6 छक 36, 6 में से घटा 5। यहाँ पे आज क्या होगा, n बराबर 360 और थीटा का मान 60, 6 छक 36, 6 हम क्या 6 आंसर लिख दें? जी नहीं, ये जो है इवन नंबर है, इवन में से एक घटा करके इसको करेंगे ऑड। तो इसका भी आंसर 5 और इसका भी आंसर 5 होगा, जो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे और प्लेन मिरर से कुछ कुछ बातें जो है एग्जाम में आ जाता है। देखते हैं वीडियो सही बन रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल वीडियो सही बन रहा है और हमारा वीडियो जो है 43 मिनट का बन चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट को देख लेंगे, ताकि क्या है कि यहाँ से भी एग्जामिनर सवाल उठाता रहता है। और मेरा हमेशा ये प्रयास है कि कभी ऐसा कोई टॉपिक ना छोड़ दिया जाए पढ़ा करके आधा, कि वहां से एग्जामिनर सवाल उठाए और स्टूडेंट को पता ही ना चले। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम पूरा ही डिटेल पढ़ाते हैं। जो हमसे उत्कर्ष कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिरघाटी में पढ़े हैं उनको पता है। और अगर आप सिरघाटी के आसपास हैं, सिरघाटी के नज़दीक में आपका घर है, आप जानते हैं कि सिरघाटी गया जिला के अंतर्गत आता है, तो आप अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन ऊर्जा के साथ, जज्बे के साथ, तो आइए, उत्कर्ष कॉम्पिटिटिव सिरघाटी में आपका स्वागत है। और अगर आप कहीं दूर के हैं तो आप ये चैनल पे रेगुलर बने रहिए, आपको यहाँ भी सेवा दिया जा रहा है। अब हम
एक सवाल से आते हैं। एक कंसेप्ट ये पूछता है कि अगर समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को अगर थीटा डिग्री से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूमता है। ये रेलवे कई बार सवाल पूछा, प्रीवियस ईयर जाएंगे तो बहुत ऐसा आपको मिलेगा कि ना जाने हर एक साल ये क्वेश्चन आने वाले हैं। ये ऐसा कंसेप्ट है कि रेलवे हर एक बार उठाया है। क्या है कंसेप्ट? अगर पूछेगा आपसे कि मान लीजिए कि यह समतल दर्पण है, बात पहले समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन करवा देंगे। मान लीजिए कि समतल दर्पण है। आप जानते हैं कि समतल दर्पण में जो किरणें आकर के टकराती है आपतित किरण, टकरा करके वापस जाती है परावर्तित किरण, और समतल दर्पण पे जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब जानते हैं कि यह जो है आई डिग्री का कोण बनाता है और यह भी जो है आर डिग्री का कोण बनाता है, दोनों बराबर होता है। लेकिन सवाल यह है कि यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए, पहले समतल दर्पण ऐसे था, अब इसको हम थीटा डिग्री से घुमा दिए हैं। तो जब समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा देंगे तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूरेगा, यही सवाल है। मैंने क्या बोला? यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दे तो परावर्तित किरण कितने डिग्री से घूरेगा? तो परावर्तित किरण बाबू 2 थीटा से घूम जाएगा। डायरेक्ट घोट लो, यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूर जाता है, जबकि आपतित किरण नहीं घूमेगा और अभिलंब उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप इसको थीटा डिग्री से घुमा रहे हो तो परावर्तित किरण 2 थीटा से घूरेगा। सपोज हमारा सवाल है कि यदि एक सवाल हम देखते हैं, मुझे सवाल याद नहीं आ रहा है लेकिन एक बार मैं कोशिश करता हूं कि एक सवाल क्या है। हाँ, यदि समतल दर्पण को 2 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का मान कितना डिग्री घूम जाएगा? क्या है क्वेश्चन? यदि यदि समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूमेगा? कितना डिग्री से घूमेगा? मैंने क्या कहा? यदि समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री से घूरेगा? तो 2 × 4 यानी 8 डिग्री से घूर जाएगा। क्या आपतित किरण घूरेगा? बिल्कुल नहीं। क्या विलंब घूरेगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या घूरेगा? परावर्तित किरण। तो ये रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमेगा, जबकि आपतित किरण और विलंब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद समतल दर्पण से कुछ और बातें जो हैं जो एग्जाम में आ जाता है, और आप इस बात को भी आप भली भांति से समझने का प्रयास करें। समतल दर्पण में एक ये बात है कि यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर टिका हुआ है, क्या कहा? यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर टिका हुआ है तो अगर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर टिकाए हुए हैं
तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलते हैं इमर्ज रे। क्या बोलते हैं? इमर्ज रे। हिंदी में बोले तो ये होता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण। ये होता है परावर्तित किरण, और ये होता है निर्गत किरण। मेरा सवाल यह है कि जब दो समतल दर्पण को 90 डिग्री पर रखा गया है तो आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होगा। आपसे क्या सवाल पूछेगा कि यदि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर है तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है? तो बता दोगे 90 डिग्री। नहीं तो ऐसे पूछे कि अगर दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री है तो निर्गत किरण किसके समांतर होगा? परावर्तित किरण के समांतर होगा कि आपतित किरण के समांतर होगा? तो क्या बताओगे? आपतित किरण। बात समझ में आ रही है? क्या मैंने बोला? यदि आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर हो तो दोनों दर्पणों का बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ऐसे पूछ ले यदि दो दर्पण के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो निर्गत किरण किसके समांतर होगा? आपतित किरण के। एक ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक जो कंसेप्ट है वो 60 डिग्री वाला पूछता है। 60 डिग्री वाला ये पूछेगा कि यदि दो दर्पण के बीच का कोण, यदि दो समतल दर्पण है और दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है, मान लीजिए कि यह जो दर्पण है M1 और ये दर्पण M2 है और दो दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, और इसको हमने कहा आपतित किरण। तो ये अगर आपतित किरण है तो ये होगा निर्गत किरण और ये होगा परावर्तित किरण। आपतित किरण, ये होगा परावर्तित किरण, और ये होगा निर्गत किरण। ये क्या होगा? ये होगा निर्गत किरण, इमर्ज रे। यहां भी लिख सकते, यहां भी। बात समझिए, यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा समझने की बात है। यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो आपतित किरण एक दर्पण के समांतर होगा जबकि निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। या तो ऐसे पूछ दे कि एक दर्पण जो आपतित किरण है एक दर्पण के समांतर है और निर्गत किरण दूसरे दर्पण के समांतर है, तो दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना डिग्री है? तो 90 डिग्री है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखना क्योंकि यहां से सवाल आ जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे समतल दर्पण के उपयोग। देखिए, एक ऐसा चैनल है जो बिना बकवास किए हुए लगातार आपको पढ़ाई की बात करता है। हमें पूरा उम्मीद है, पूरा हमें ये जानकारी है कि आप बहुत मुश्किल से आप अपना रिचार्ज करवाते हो 5G और तब जा करके इस तरह का क्लास देखते हो। और टीचर क्या करे कि 1 घंटा का क्लास ले, उसमें से 20 मिनट मजाक करे, तो वो आपको डेटा तो खराब हो ही रहा है और आप जो है आपका समय भी बर्बाद हो रहा है और एक दिन आप बेटा भी खराब हो जाइएगा। तो मेरा कहना है कि शुरुआती में 2-4-5 मिनट हम मजाक, हंसी मजाक कर लेंगे, बात बतिया लेंगे, जो आपको समस्या हम पूछ लेंगे, और बीच में कोई बकवास नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, डायरेक्ट पढ़ाई के बात होगा। क्योंकि मेरा टारगेट है कि जितना जल्दी से जल्दी और अच्छा कंसेप्ट के साथ क्लासेस को कंटिन्यू करवाया जाए। क्योंकि अभी हम फिजिक्स करवा रहे हैं, 1-2 दिन बाद हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आ जाएंगे, हो सकता है पॉलिटी लेकर के आ जाएंगे, हो सकता है ज्योग्राफी लेकर के आ जाएंगे। तमाम चीजें मैं पढ़ाता हूँ, जो मुझसे पढ़ता है उसको बहुत अच्छा से पता है, और आप जज नहीं कर पाओगे कि मैं कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाता हूँ, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में मेरा उतना ही अनुभव रहेगा, उतना ही नॉलेज रहेगा। इसलिए आप ये नहीं कह पाओगे कि सर आपका फिजिक्स बढ़िया है, बायोलॉजी खराब है, सर आपका बायोलॉजी बढ़िया है, पॉलिटी खराब है, सर आपका पॉलिटी बढ़िया है, हिस्ट्री खराब है। आप ये नहीं जज कर पाओगे, क्योंकि हर एक जो भी सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा उसको मैं डेप्थ में लेकर के चला जाऊंगा, गहराई में डुबो दूंगा। तो चलिए हम लोग और क्या बात कर रहे थे? हाँ, समतल दर्पण का हम लोग उपयोग देखेंगे। आपसे सवाल पूछता है
कि समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग क्या क्या है, यानी यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो पहले तो समतल दर्पण का उपयोग हम बाथरूम मिरर में करते हैं। बाथरूम मिरर, आप अपने बाथरूम में जो मिरर लगाए हो, घर में जो मिरर लगाए हो, क्या है? समतल दर्पण है। दूसरा प्रयोग हम इसको कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप का प्रयोग समतल दर्पण में किया जाता है। और तीसरा जो है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का भी प्रयोग समतल दर्पण में किया जाता है। बाथरूम मिरर तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलिडोस्कोप क्या होता है? जब आप याद कीजिए, बिहार बोर्ड वाले या सरकारी स्कूल के विद्यालय में तो ये चीज नहीं करवाई जाती है कैलिडोस्कोप बनाओ, लेकिन जो स्टूडेंट प्राइवेट से पढ़े हैं, डीएवी वगैरह के स्टूडेंट रहे हैं, उन सबको प्रोजेक्ट दिया जाता था कि कैलिडोस्कोप बनाओ। कैलिडोस्कोप में होता क्या था कि 4 समतल दर्पण लिया जाता था, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 समतल दर्पण लेकर के पूरा दम चौकोर बना दिया जाता था और टेप वगैरह से उसको कस दिया जाता था, पेपर ऊपर से कस दिया जाता था। और कसने के बाद उस जो हॉल बनता था, उस हॉल में चूड़ी वगैरह का कतरन डाल दिया जाता था और फिर उसमें लाइट जब मारा जाता था तो गजबे का दृश्य दिखता था, जगमगाता जगमगाता हुआ दिखता था। वही जो है आपका क्या है? कैलिडोस्कोप है। क्या आपने कोई ऐसा किए हैं? जो किए होंगे उनको तो याद आ गया होगा, जो नहीं किए हैं वो सिर्फ आप याद रखिए कि समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। और फिलहाल आप समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए एक ये समतल दर्पण है, एक ये समतल दर्पण, एक ये और एक ये, तो ये चारों समतल दर्पण को आपस में कंबाइंड कर देंगे पेपर वगैरह से, टेप वगैरह से, और बीच में चूड़ी के कतरन डाल देंगे। और लाइट जब यहाँ पे जलाएंगे तो जो चूड़ी के कतरन से जो लाइट जगमगाएगा उसी को बोला जाता है कैलिडोस्कोप। फिर हम बात करते हैं कि पेरिस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप, इस तरह को पेरिस्कोप कहते हैं। सपोज डेट एक ऐसा मोड़ है जो बिल्कुल 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ मोड़ है, और एक और जो है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ मोड़ है। मैंने क्या बोला कि एक मोड़ 90 डिग्री पर, एक मोड़ 90, एक मोड़, बिल्कुल इस शेप का अगर कोई मोड़ है और यहाँ पर कोई मुर्गा छाप जो है बाइक चलाने वाला है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मोड़ है और मुर्गा छाप बाइक चला रहा है, और एक इधर से भी मुर्गा छाप कोई बाइक चला रहा है। मुर्गा छाप का मतलब आप समझ जाइए कि जो है लफंगे लुच्चे जो हैं समाज को गंदा करने में लगे हुए हैं, उसको हम मुर्गा छाप बोल रहे हैं। उनका काम क्या है कि बाबूजी के बाइक जब मिल जाता है तो वो कभी भी 50 और 40 पे बात नहीं करते। वो जब भी चलाते हैं स्पीड तो उनका स्पीड रहता है 90-100, और ऐसा लगता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट आदमी है, कितना उसके बिना हर्ज हो रहा है। लेकिन पता चलता है कि 100 मीटर और 110 मीटर पर सेकंड के 100 किलोमीटर पर घंटा, 110 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जा रहा है, और आगे गया, गुमटी के पास लगाया और आधा घंटा चाय और सुट्टा में बिता दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हम मुर्गा छाप बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि एक मुर्गा छाप यहाँ बाइक लेकर के है, एक मुर्गा छाप यहाँ बाइक लेकर के है, और ये दोनों को मोड़ पास करना है, ये दोनों का स्पीड, इसका 110 है, इसका 100 है। अगर दोनों अपना क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे क्रॉस करने के दरमियान एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो इसका कंट्रोल है ना इसका कंट्रोल है। तो ऐसे स्थिति में सरकार क्या करती है, यहाँ पर एक मिरर लगा देती है। कौन सा मिरर लगाती है? एक बड़ा मिरर लगाती है समतल पर। एक यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहता है और एक मिरर यहाँ पे लगा हुआ रहता है। एक मिरर यहाँ पे इसलिए लगाता है कि इससे मुर्गा छाप का इमेज यहाँ बनेगा और ये इमेज बन जाएगा यहाँ, इसका इमेज यहाँ बनेगा और इसका इमेज फिर बन जाएगा यहाँ। ये जो है इसको देख लेगा और ये जो है इसको देख लेगा, दोनों अपना स्पीड को कंट्रोल करके निकल जाएगा। इसी को बोला जाता है पेरिस्कोप। तो क्या आप बात समझे?
आपको क्या बताया गया कि समतल दर्पण का उपयोग 3 जगह आपको ध्यान में रखना है। एक होता है बाथरूम मिरर में, एक होता है कैलिडोस्कोप में और एक होता है पेरिस्कोप में। और इस तरह से समतल दर्पण जो है आपका समाप्त हुआ। और समतल दर्पण जो है ये तो हम लोग पढ़ते थे मिरर, और ये क्या पढ़ते थे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ते थे। लेकिन हम लाइट पढ़ा रहे थे तो लाइट में ही लगे समतल दर्पण पढ़ा दिए। हो सकता है कि आपका एग्जाम ग्रुप डी का हो, आपका एग्जाम रेलवे का हो, 2-4-5 दिन बाद हो। अगर आप समतल दर्पण पढ़ के गए हैं और यहाँ से अगर ग्रुप डी में सवाल उठाया तो आपको सवाल बन जाए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको समतल दर्पण करवाया गया। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास वाकई में अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और इससे और बेहतरीन एनर्जी के साथ मैं आऊं और आपको इस तरह का क्लास कंटिन्यू करवाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।